Hello students, welcome to 5 CIMA classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 11th में जो अभी तक वन डायमेंशन मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ते हुए आए थे, जिसमें हमने कांस्टेंट वेलोसिटी के सवाल किए, जहां पर मोशन में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, उसको लेकर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए। फिर वेलोसिटी जहां पर वेरिएबल थी उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस किए थे। यानी जो हमारा मोशन होता है वो एक तरह से दो पार्ट में डिवाइड होता है, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या फिर वेलोसिटी आपकी वेरिएबल होती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ऐसे किसी भी सिचुएशन के प्रॉब्लम्स में हम लोग एक ही फॉर्मूले का यूज करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। फिर उसके बाद जो दूसरी तरह का मोशन होता है जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, जिसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी जहां पर एक्सेलरेशन होता है। ये अपने आप में भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक वो मोशन जहां पर एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन वो कांस्टेंट होगा। फिर एक वो मोशन जहां एक्सेलरेशन होगा लेकिन वो एक्सेलरेशन खुद भी अपने आप में चेंज होता रहेगा, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के द्वारा ये जान लिया है कि कब किस तरह पर किस प्रकार के क्वेश्चंस में हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं और हम अपनी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को निकालते हैं। तो आइए उसी कड़ी में वेरिएबल वेलोसिटी के केस में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके कुछ फॉर्मूलाज को जनरेट करते हैं, जिन्हें हमने हाई स्कूल में भी स्टडी किया हुआ है, और किस प्रकार से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमारे किसी तरह की सिचुएशन में भी काम आता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, यानी जब कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से चल रही है लेकिन वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से फॉर्मूले थे आपके? फॉर्मूले थे, यदि हम फॉर्मूलों को यहाँ पर नोट करें तो आपने फॉर्मूले पढ़ा था v इज इक्वल टू u प्लस माइनस ए टी। फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वो आपकी तीन काइनेटिक इक्वेशंस हैं जो आपके कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में यूज आती हैं। यहां पर जो a है ये आपका एक्सेलरेशन है जो कि आपका कांस्टेंट रहता है। इन्हीं इक्वेशंस को किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं उनको हम यहां पर देखेंगे। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहला जो हम रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं वो ये है कि रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी, जब वहां पर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन होता है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो कि यहां पर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी a इज इक्वल टू dv बाई dt। यहां हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किन्हीं क्वांटिटीज का डिवीजन होता है तो उन क्वांटिटीज के बीच में यदि हम कोई ग्राफ ड्रा करें तो ये जो डिवीजन है वो उस ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्लोप का मतलब है आपका रेशियो, और रेशियो का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन, डिफरेंस इन वेलोसिटी इन रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी, dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। अब ये दो फॉर्मूले एक ही हैं लेकिन अलग तरीके से लिखे गए हैं। यहां पर इन दो वैल्यूज का रेशियो निकाला जा रहा है, यानी डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी स्लोप है वो एक्सेलरेशन बता रहा है। यहां पर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई हो रहा है, और हम लोग पीछे देख चुके हैं कि जब दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई होता है तो जिन क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो एक्चुअली में उन दो क्वांटिटीज के बीच के ग्राफ के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई dv दे रहा है, यानी चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का
जो ग्राफ होगा उसका जो एरिया होगा, जो लेंथ इंटू विथ होगी, वो क्या देगा, वो एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फॉर्मूलों को देख करके हमें समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला आपका डिफरेंशिएशन का है, यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से आ रहा है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा। इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो dv इज इक्वल टू a dt है, यहाँ एक्सेलरेशन और टाइम के मल्टीप्लाई होने से चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा उसमें ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन और dt का मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपका चेंज इन वेलोसिटी है, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो इस तरीके से यदि हमारा मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है तो ये रिलेशन तो ऑलरेडी हर जगह स्टेब्लिश होगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, अब इसी एक्सेलरेशन को हमने इस तरह से लिख दिया, dv इज इक्वल टू a dt। अब यहां पर देखिए ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और ये चेंज इन टाइम है। इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्या करेंगे। तो ये तो हमने समझ लिया यहाँ पर कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आपको वेलोसिटी दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि इस इक्वेशन में ये चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन टाइम है। यदि यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रल करें तो हम वेलोसिटी और टाइम का एक रिलेशन हमको निकल आएगा। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दिया। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा इंटीग्रेशन dv और राइट हैंड साइड में हो जाएगा इंटीग्रेशन a dt। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम चीजों को बताते हैं कि हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे हैं, किस पोजीशन से किस पोजीशन तक कर रहे हैं। इस इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि यहां पर जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो टाइम में चेंज के साथ करना है, यानी जो एरिया निकालना है वो टाइम में कितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से एरिया की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो ये ऊपर की वैल्यू है, वर्टिकल वैल्यू है, वो आपकी कांस्टेंट है, सिर्फ आपकी नीचे x वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब भी आप एरिया निकालेंगे सिर्फ ये आपका dt चेंज होगा, आपकी ऊपर की वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पर है। तो इस तरह से जो a है आपका एक तरह से यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा जो मोशन है वो कैसा दिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। तो जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो हम बताना चाहेंगे कि हम जो एरिया निकालना चाह रहे हैं या जो चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं वो कितने टाइम में चेंज के दौरान निकालना चाह रहे हैं, यानी वेलोसिटी में जो चेंज है वो किस समय से किस समय तक के बीच में है। तो सपोज कि हमने कहा कि जो t1 टाइम है, यानी जब t1 टाइम हो रहा था तो उस समय हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी, और जब टाइम t से t2 हो गया तो ड्यू टू एक्सेलरेशन वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो हम अपने मोशन में जो हमारी मोशन की इक्वेशन है यहाँ पर टाइम को चेंज करेंगे t1 से t2, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी u से v। तो इस तरीके से हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया कि टाइम में चेंज हो रहा है कितना, t1 से t2। जब टाइम t1 है तो उसमें वेलोसिटी कितनी है, u, और जब टाइम t2 हो जाता है तब वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। तो उसी के रिगार्डिंग आप यहाँ पर लिमिट भी रख देंगे। यहाँ पर टाइम में चेंज है तो जो लिमिट होगी वो टाइम में रखी जाएगी, यहाँ वेलोसिटी में चेंज है तो जो लिमिट रखेंगे वो वेलोसिटी के फॉर्म में रखेंगे। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इंटीग्रेट करेंगे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन dv ये क्या हो जाएगा, सारे चेंज इन वेलोसिटी का सम, यानी इस जैसी जितनी भी वेलोसिटी में चेंज हो रही उन सब का सम। तो क्या हो जाएगा, टोटल वेलोसिटी आ जाएगी यहां से लेकर यहां तक की चेंज। तो इंटीग्रेशन dv का मतलब हो गया v, और फिर हम आपको लिमिट भी लगाते हैं इस तरह से इक्वल टू। अब यहां पर देखिए इंटीग्रेशन a dt, तो a तो कांस्टेंट है तो a आपका बाहर आ गया, फिर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dt। तो जैसे इंटीग्रेशन dv से v हो गया, इंटीग्रेशन dt से t हो जाएगा, और फिर लिमिट कितनी है, t1 से t2, उसको हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। अब जब हम मोशन को स्टार्ट करते हैं, यानी स्टार्टिंग टाइम पर जब बिल्कुल मोशन स्टार्ट हो रहा होता है उस समय जो टाइम लेते हैं यदि हम उसको 0 लें, यानी बिल्कुल स्टार्ट, ये जो t1 है वो कहां पर लें, बिल्कुल स्टार्ट पर लें, तो उस समय क्या हो जाएगा, आपका जो टाइम होगा वो 0 हो जाएगा। तो फिलहाल हमने इसको क्या किया है, जो हमारी वैल्यूज थी उनको यहां पर रखा हुआ है और जो लिमिट थी उनको रखा हुआ है और लिमिट को अप्लाई कर दिया, v की जगह अपर लिमिट माइनस फिर लोअर वैल्यू u की,
ऐसे ही एक बार टी की जगह अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। अब यहां पर हमने क्या किया, इफ टाइम इज इक्वल टू जीरो, यानी जो स्टार्टिंग टाइम है यदि वो जीरो ले लिया जाए, यानी स्टार्टिंग से मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपका जो इनिशियल टाइम होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग से मोशन की बात कर रहे हैं। तो टाइम t1 इज इक्वल टू जीरो, तो टाइम t2 क्या ले लेंगे, टोटल टाइम t ले लेंगे, यानी 0 सेकेंड से टोटल टाइम t तक की बात हो रही। तो अपने लिमिट्स में भी y चेंज कर देंगे, तो v हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t पर, और u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम 0 पर। a t2 माइनस t1, t2 की जगह t लिख दिया और t1 की जगह 0 लिख दिया, क्योंकि इनिशियल टाइम क्या है, 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, u। उसी के रिगार्डिंग आपने अपनी लिमिट्स को यहाँ पर पुट किया है, और जब वैल्यूज को रख दिया तो आपका रिलेशन क्या आ गया, v माइनस यू इज इक्वल टू a t2 माइनस t1, क्योंकि आपका इनिशियल टाइम 0 ले लिया है तो फाइनल टाइम t हो जाएगा, तो रिलेशन ये बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि u आप इस तरफ ले आओगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो ये रिलेशन बन गया आपका उस मोशन के लिए जहां पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहता है। तो आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले सीधे यहां पर इस फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन मेथड या डिफरेंशिएशन मेथड हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हो या वो वेरिएबल एक्सेलरेशन का। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होगा तो हम सीधे सीधे इन फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले कांस्टेंट एक्सेलरेशन को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट रिलेशन को डेवलप करते हैं। ये तो चीजें आप समझ गए, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की है। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम पाएंगे कि हमको क्या निकालना है, यहां निकालना है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो क्या बेसिक फॉर्मूला हमको पता है, बेसिक फॉर्मूला हमको पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है dx अपॉन dt, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, वो वेलोसिटी बताएगा। इसको हम लोग पीछे भी कई बार कर चुके हैं और समझ चुके हैं। इसी इक्वेशन को, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है किसमें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, तो हम चाहते हैं ये जो हमारा बेसिक फार्मूला है जो हर जगह अप्लाई होता है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम में कन्वर्ट करें। तो हमने इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया, dx इज इक्वल टू वी डी टी। ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था शुरुआत से, वो a था, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इसको क्यों लिया था, क्योंकि हम लोगों को वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए था। हम जो फॉर्मूला डेवलप करना चाह रहे थे वो वेलोसिटी और टाइम में डेवलप करना चाह रहे थे, इसलिए इस फॉर्मूले को चूज किया था। यहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम को चूज करना चाह रहे हैं, तो जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, उसको हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहां पर हम लोग v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी फॉर्मूले को हम लोगों ने चूज किया है, जबकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग dv इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी को चूज किया था। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं और क्या हमारा एम है, उसी के रिगार्डिंग ही हम अपनी इंफॉर्मेशन को चूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, v इंटू डी टी। यानी यहां पर मालूम हो गया हमको कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है उसका एरिया आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहां पर इसी तरह से, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा था a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन था। यहां पर हमारा क्या रिलेशन होना चाहिए, dx इज इक्वल टू वी डी टी है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम ग्राफ होगा, उसका जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। पिछले क्वेश्चन में a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी था और dv इज इक्वल टू ए डी टी हो गया था, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया था वो आपको चेंज इन वेलोसिटी बता रहा था। यहाँ dx इज इक्वल टू वी डी टी है, तो v इंटू डी टी एक तरह से लेंथ इंटू ब्रेथ हो गई, यानी एरिया हो गया, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, वो यहां पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे चलते हैं कि इस इक्वेशन को अब हम इंटीग्रेट करते हैं, जिससे कि ये डिफरेंशिएशन जो टर्म है वो खत्म हो
और हमारा रिलेशन निकल के आए। तो dx इज इक्वल टू वी डी टी को अब हम इंटीग्रेट करेंगे इस तरीके से। जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं उसकी लिमिट को भी पुट करते हैं कि हम वैल्यू को इंटीग्रेट किस पोजीशन से किस पोजीशन तक के लिए कर रहे हैं, यानी टाइम का चेंज कितना ले रहे हैं और उस टाइम के दौरान हमारी इस वैल्यू में चेंज क्या हो रहा है। तो जैसे टाइम के चेंज की बात करें तो टाइम का चेंज कर रहे हैं t1 से t2। डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब हमारा टाइम t1 था तब हमारी जो पोजीशन थी वो सेंटर से यानी ओरिजिनल से यानी इनिशियल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे थी, x1 डिस्टेंस पे थी। और जब हमारा टाइम t2 हो गया तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, x2 हो गई। तो चेंज कितना हो गया, x2 माइनस x1 का डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज हो गया। कहां से, आपके स्टार्टिंग पॉइंट से। तो t1 टाइम आपका इनिशियल पॉइंट नहीं है, इनिशियल टाइम नहीं है, तो आपको यहां पर जो आप डिस्प्लेसमेंट होगा या जो पोजीशन होगी वो भी इनिशियल पोजीशन यानी वेरी स्टार्ट वाली पोजीशन नहीं होगी, किसी टाइम t1 की होगी। तो t1 पर कहीं और होंगे आप स्टार्टिंग टाइम पर। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है तो आप बिल्कुल सेंटर पे होते हैं यानी अपनी ओरिजिन पे होते हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है आप ओरिजिन से दूर होते हुए चले जाते हैं, आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है, डिस्प्लेसमेंट आपका होता जाता है। तो ऐसे ही t1 टाइम पर जब बॉडी मूव कर रही होगी तो जो t1 टाइम पर उसकी पोजीशन होगी वो उसकी ओरिजिनल डिस्टेंस से यानी ओरिजिन से कोई ना कोई डिस्टेंस x1 पे होगी। थोड़ी देर बाद जब टाइम t2 हो जाएगा तब उसकी कोई डिस्टेंस नहीं हो जाएगी x2। तो वहीं पर वही वैल्यू यहां पर हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि टाइम में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, t1 से t2 हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज हो जा रहा है, टाइम t1 पे पोजीशन x1 थी और टाइम t2 पे पोजीशन x2 हो जाएगी। तो इस बात को हम लोग इस तरह से यहां पर लिख लेंगे। ओके, तो अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारे रिलेशन को डेवलप करेंगे। अब यहां पर जो वेलोसिटी का टर्म लिया हुआ है, वेलोसिटी को हम आप पहले भी जान चुके हैं कि जब कोई रिलेशन होता है और उसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन तभी हो सकता है कि जब वो वैल्यू आपके उसी टर्म में लिखी हो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं जो इसको कॉमन ले लें, कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल है तो इसका इंटीग्रेशन होगा। और इंटीग्रेशन होने के लिए इस वेलोसिटी को उसी टर्म में लिखा होना जरूरी है जिस टर्म के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ टाइम के चेंज के साथ इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वेलोसिटी को भी आपको टाइम के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो फॉर्म हम लोग ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं पिछली इक्वेशन में कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस at, यानी अब वेलोसिटी को जो कि वेरिएबल है लिख देंगे u प्लस at में। अब यहाँ u क्या है, u तो इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। कोई भी समय आप लेंगे जब भी बात करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यदि वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी हर समय चेंज होगी। तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो रहा है और वेलोसिटी को हमको टाइम के टर्म में लिखना है, तो वो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस at। और इस वैल्यू को अब हम v के प्लेस पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको अप्लाई कर दिया और विद लिमिट यहाँ पर लगा देंगे। जब लिमिट लगाएंगे तो अब फिर हम ध्यान देंगे, ये तो कॉमन तरीका हो गया लिमिट लगाने का जो प्रोसेस है। अब जब भी हम किसी मोशन को डिस्कस करते हैं तो वेरी स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं कि पहले सबसे स्टार्टिंग में वो कहां पर था, जो टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है, फिर उसके बाद उसने किस तरीके से मोशन किया। यानी जो टाइम t1 है हमारा वो स्टार्टिंग पे होना चाहिए 0 पे, यानी t1 शुड क्या होना चाहिए 0। तो जब t1 0 हो जाएगा तो जो फाइनल टाइम t2 होगा वो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्योंकि जब इसको 0 लिख देंगे तो दूसरे को t2 लिखने की जरूरत नहीं है, इस टोटल टाइम को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर t लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 से t तक का हो जाएगा और जो ये एरिया होगा ये आपका 0 से t तक टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम टाइम t1 की जगह स्टार्टिंग टाइम 0 लिखेंगे। फिर x जो वैल्यू थी यानी टाइम t1 पे जो वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, वो भी 0 पे हो जाएगी। यानी स्टार्टिंग टाइम पे जो ऑब्जेक्ट था वो कहां पर था, ओरिजिन पे ही था, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे था, यानी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं था। तो इस तरह से हम अपनी लिमिट को चेंज कर देते हैं अपनी नई कंडीशन के हिसाब से कि हम स्टार्टिंग टाइम से बात करेंगे तो स्टार्टिंग टाइम 0, तो उस समय उसकी पोजीशन x0 भी होगी, वो अभी हम लिख लेते हैं, उसको हम 0 भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, और बाद का टाइम क्या हो गया t, और उस समय उसकी पोजीशन क्या हो गई, x हो गई। अब ये जो टाइम 0 है, इस 0 पर ये जो डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन है ये हमेशा 0 नहीं हो सकती। वो ऐसे कि सपोज आप अपने घर पर खड़े हैं
और घर पर खड़े होके आप यदि बाजार जाएंगे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका घर, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 स्टार्टिंग समय पर, और टाइम t हो गया 0, यानी जब आपने स्टार्ट किया मोशन तब आप अपने घर पर ही खड़े थे, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो यहां पर t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप किसी बीच रास्ते में हैं और वहां पर आपसे कहा गया कि आप बाजार चले जाइए, तो उस समय जब आप बाजार की तरफ चलेंगे तो टाइम तो हो जाएगा t इज इक्वल टू 0, लेकिन उस समय जो आपकी पोजीशन है वो 0 नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी न किसी रास्ते पर हैं। तो इसलिए वहां पर क्या होगी, कोई ना कोई आपके घर से आपकी ऑलरेडी डिस्टेंस थी, तो उसको यहां पर लिख दिया गया x0। तो इसलिए जनरल फॉर्मूला तैयार करते समय हमें जनरल मीनिंग लेनी पड़ती है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर आप अपनी ओरिजिन पे भी हो सकते हैं या ओरिजिन से किसी नई पोजीशन पे भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहां पर हमने क्या वैल्यू पुट करी है, x0 को पुट किया। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, यहां जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन dx, तो आप देख चुके हैं इंटीग्रेशन dv तो v हो जाता है, इंटीग्रेशन dt तो t हो जाता है, तो इंटीग्रेशन dx तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन x हो गया। आपने इस तरफ का भी इंटीग्रेशन कर दिया। अब u क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन u प्लस ए टी डी टी, यदि इसको हम पूरा ओपन करके यहां इंटीग्रेट करें तो देखिए किस तरह से होगा। ये यहां पर आप लिखे होंगे इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी, इस तरीके से आप इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, जब ओपन करेंगे तो ये देखिए u तो कांस्टेंट वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल जो वेलोसिटी होती है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो u तो आपका बाहर आ गया, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन dt प्लस यहाँ जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, क्योंकि हम जिस मोशन की बात कर रहे हैं वहां पर एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है, हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो आपका एक्सेलरेशन भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन t dt। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, u तो ऐसे लिखा रहेगा, अब इंटीग्रेशन dt का मतलब क्या हो गया t हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो भी लिमिट होती है हम लगाते हैं, वो हमने ut यहाँ देखिए लिख रखा हुआ है। फिर यहां पर क्या होगा, देखिए a तो ऐसे लिखा रहेगा, t dt है तो t की पावर यहाँ कितनी है 1, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, और जो इंक्रीमेंटेड पावर होती है वही आप नीचे लिख देते हो, तो क्या हो जाएगा हाफ ए टी और ये स्क्वायर। तो इस तरह से इंटीग्रेशन के बाद आपका जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा वो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो इस तरीके से आपका u प्लस ए टी डी टी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो लिमिट चूज की थी वो लिमिट हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने जब लिमिट को लगा दिया तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट को रखेंगे x की जगह पर, फिर माइनस लोअर लिमिट को रखेंगे तो x माइनस एक्स नॉट हो गया। इस तरफ भी आप लगाओगे तो इस तरफ जब लगाएंगे तो अपर लिमिट रखेंगे तो t की जगह t होगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा तो 0 से 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ut लिखा रह गया। इसी तरह यहाँ पर भी आप t की जगह t रखेंगे तो आप 80 स्क्वायर होगा, 0 लगाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अब इस तरह से आपका ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। अब ये जो हमने इधर किया था इसको हटा देते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए x माइनस एक्स नॉट क्या हो गया, x का मतलब हो गया आपकी t टाइम पर पोजीशन, किस टाइम पर t टाइम पर पोजीशन। एक्स नॉट क्या हो गया, जब आपने मोशन स्टार्ट किया था उस समय की आपकी पोजीशन। तो जैसे हम एक यहाँ पर हल्का सा लाइन डायग्राम बनाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये आपकी डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये ओरिजिनल पोजीशन है 0। अब आप टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कहां पर थे, आप x नॉट डिस्टेंस पर थे। ठीक है, टाइम 0 पर कहां पर थे, x नॉट पोजीशन पे थे। और टाइम t पर, यानी ये आपका जो टाइम t है, टाइम t पर आप कहां पहुंच गए, x पर पहुंच गए, यानी अब आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अब आपकी डिस्टेंस x है। ठीक, तो अब यहां पर क्या आ रहा है, देखिए x माइनस एक्स नॉट, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 से आपने कितनी डिस्टेंस चल रही है आपके मोशन ने, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, x माइनस एक्स नॉट, और इसी को हम लोग कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना आपने डिस्प्लेस किया है स्टार्टिंग से लेकर अब तक।
तो इसलिए x माइनस एक्स नॉट को क्या कह दिया गया, x माइनस एक्स नॉट का मतलब कि स्टार्टिंग टाइम से अब तक आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट चली है, तो यहां हो गई s, तो इसकी जगह लिख देंगे s, क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका डेवलप हो गया। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। अब इस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मेथड से हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिलेशन को डेवलप कर लिया। अब मोशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, कैसा भी एक्सेलरेशन हो, जो प्रोसेस होता है वो हमारा एक ही तरह का होता है, तो आपको इस बात को समझना है। और ऐसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के प्रोसेस से किसी भी तरह के क्वेश्चंस में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप इसको नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को लेकर कर रहे हैं, तो हमें जो भी रिलेशन यूज करने हैं हर समय हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब क्योंकि हमको जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालना है, तो हमारे पास अभी तक जो दो फॉर्मूले यूज किए वो थे आपके एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन था, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोगों ने वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन डेवलप किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर लास्ट वाले में हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में रिलेशन डेवलप करना था, तो वहां पर हम लोगों ने वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज किया, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का टर्म था, और फिर उससे हम लोगों ने रिलेशन को डेवलप कर लिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। अब यहां पर जो हमको रिलेशन डेवलप करना है वो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का है। तो अब ऐसा कोई भी आपका फॉर्मूला अभी तक हमको नहीं पता है जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का कोई रिलेशन जानते हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, ये हमको पता है, यानी वेलोसिटी का टर्म यहां पर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का टर्म हमारे इस इक्वेशन में नहीं है। हमने क्या किया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो टर्म बन रहा है dx अपॉन dt, ये जो पोर्शन है ये आपका वेलोसिटी का टर्म हो जाएगा, और देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी शामिल हो गया, तो वेलोसिटी भी आ गई और आपका डिस्प्लेसमेंट भी यहां पर आ गया। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे हम, dx बाई dt को इधर लिख लिया और ये dv बाई dx को इधर लिख लिया। तो इस प्रकार से आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx बाई dt इंटू dv बाई dx आ गया, और जो dx बाई dt है इसको आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी लिख सकते हो, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। तो इस तरह से आपका जो एक्सेलरेशन वाला रिलेशन था dv बाई dt केवल रिलेशन था, इस dv बाई dt रिलेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया dx बाई dt इंटू dv बाई dx, और dx बाई dt को क्या लिख दिया, v लिख दिया। तो एक्सेलरेशन का एक ये रिलेशन भी आपको और याद रखना होगा। एक एक्सेलरेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक डिफिनीशन है उससे रिलेशन है ए का कि a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये तो बेसिक डिफिनीशन है और उसी से बनाया हुआ आपका फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आपने नया डेवलप किया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो a इज इक्वल टू v इंटू डी बाई डी एक्स, एक और रिलेशन आपको यहाँ पर याद करना होगा। अब इस रिलेशन में हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, और यहां से इसका मतलब हम रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो फिर से क्या करेंगे, एक तरफ हम वेलोसिटी के टर्म को रखेंगे और एक तरफ हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म को रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये रिलेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ये dx को हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा a dx, और इधर क्या बचेगा v dy। तो a dx इज इक्वल टू v dy आपका हो गया। अब यहां पर जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये x और v के रूप में आपका एक रिलेशन बन जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग यहां पर एक इंटीग्रेशन करते हैं इसका। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है इंटीग्रेट करते समय जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो कॉमन हो जाती है, उसका इंटीग्रेट नहीं होता। तो इन यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं इनमें से कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट हैं, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग जितने भी मोशन की बात कर रहे हैं
वो सभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की बात हो रही है। तो ए आपका कांस्टेंट हो गया। जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो तो अपने आप में वेरिएबल दिखाई दे रहा है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वेरिएबल है। वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाले मोशन में कांस्टेंट नहीं रहती, यहाँ वेलोसिटी चेंज होती है। तो v आपका वेरिएबल है और dv का तो अपने आप से मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन करते समय जो कांस्टेंट टर्म है आपका वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, जो वेरिएबल टर्म है वो इंटीग्रेशन के अंदर रह गया। तो ये आपका रिलेशन आ गया a dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv। अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम बताते हैं कि हम कहां से कहां तक वैल्यू को चेंज करते हुए मान रहे हैं और उसी के दौरान का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ ये मानेंगे कि सपोज हमारी कोई इनिशियल वेलोसिटी है u, क्योंकि किसी भी मोशन में कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी जो कि चेंज होकर कन्वर्ट हो गई v में। पहले u थी स्टार्टिंग में और बाद में कितनी हो गई v। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मोशन ही आपका एक्सेलरेटेड मोशन है और कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी की लिमिट हो गई कि इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी u थी लेकिन फाइनल वेलोसिटी v हो गई। इसी दौरान जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी चेंज होगा। तो जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो इसका मतलब इनिशियल कोई डिस्प्लेसमेंट भी होगा। जैसे पीछे के केस में देखा था कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे या तो आप ओरिजिन पे हो सकते हो या ओरिजिन से पहले से ही किसी डिस्टेंस x0 पे हो सकते हो। तो ऐसे ही जब हम वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू u लेंगे तो उस समय हम यहाँ पर जो हमारी पोजीशन है ओरिजिन से वो 0 या x0 में से कुछ भी हो सकती है। तो जनरल वैल्यू हम क्या लेंगे? x0। ऐसे ही वेलोसिटी जब u से v हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कुछ तय होगा। तो नया डिस्प्लेसमेंट कोई हमारा x1 हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इस तरीके से कि इनिशियल वेलोसिटी u थी तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था? x0। हमारी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद v हो गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? x1 हो गया। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इंटीग्रेशन v dv, अब v का इंटीग्रेशन क्या होगा? v की पावर है 1। पीछे केस में देखिए इंटीग्रेशन t dt दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? इंटीग्रेशन t dt दिया हुआ था और हम लोगों ने इसको क्या लिख लिया था? t स्क्वायर बाई 2 लिख लिया था। कैसे? जो पावर थी एक वो बढ़ गई और उसी हुई इंक्रीमेंटेड पावर से डिवीजन हो गया। तो ठीक वही चीज यहां पर हो जाएगा। इंटीग्रेशन v dv है तो v की पावर 1 बढ़ जाएगी और उसी बढ़ी हुई पावर से डिवीजन हो जाएगा। तो वो देखिए 1/2 यहां पर लिख दिया गया। तो अब इस तरह से इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं? लिमिट को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी की लिमिट क्या है? u से v, यानी वेलोसिटी जो हमारी चेंज हो रही है वो इनिशियल u से फाइनल v तक चेंज हो रही है। जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है इनिशियली वो x0 था, बाद में क्या हो गया? x1। अब इस लिमिट को पुट करते हैं। तो लिमिट को पुट करना अभी तक आप सीख गए होंगे कि पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं x1 माइनस x0 फिर इक्वल टू हाफ फाइनल वैल्यू का स्क्वायर माइनस इनिशियल वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करें। अब ये जो x माइनस x0 है ये क्या है? ये नेट डिस्प्लेसमेंट है आपका इनिशियल से फाइनल तक। जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था कि t स्टार्टिंग पे कहां पर थे आप? x0 पे थे। फिर आप कहां पहुंच गए? आप पहुंच गए x1 पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x1 माइनस x0। तो ये जो डिस्टेंस हुई ये क्या हुई? ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया s। तो आप इस x1 माइनस x0 की जगह क्या लिख सकते हैं? s लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हो जाएगा as और 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2as। इस तरह से आपने रिलेशन को निकाल लिया। u स्क्वायर को इस तरफ ले जाएं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन को डेवलप कर दिया, लेकिन किस कंडीशन में? जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। यानी ये जितने भी 3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े ये तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कौन कौन से फॉर्मूले? v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे फॉर्मूले आप उसी न्यूमेरिकल या उसी प्रॉब्लम्स में लगा सकते हैं जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ओके, तो इसको आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज देखा, तो एक बार एक समरी के रूप में
हम जान लेते हैं कि कैसे हम कहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं, उससे क्या रिजल्ट आता है, और कहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं और उससे क्या रिजल्ट आता है। ये एक बेसिक समरी है, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो जितना जितना आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को करते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप चीज़ों को और अच्छे से समझते जाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक जानकारियाँ जो है, जो अभी तक हम लोगों ने सीखी हैं, उससे कुछ हिस्से को हम यहाँ पर दोबारा से रिवाइज कर ले रहे हैं कि जब कभी भी आपको रेशियो निकालना होता है कहीं भी, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो जहाँ कहीं भी रेशियो है इसका मतलब वहाँ पर क्या है, वहाँ डिफरेंशिएशन है। तो कोई भी फॉर्मूला या किसी भी जगह पर जहाँ पर दो चीज़ों के बीच में आपस में निर्भरता हो, आपस में डिपेंडेंसी हो, और उनका यदि आप रेशियो निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप स्लोप निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप वहाँ पर डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। तो जैसे किसी फंक्शन की बात करें, यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन है, यदि फंक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वहाँ का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, यानी डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन में आप स्लोप करते हैं यानी डिफरेंशिएट करते हैं तो आप क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी। यानी आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का कोई रिलेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया है, तो वहां से स्लोप यानी डिफरेंशिएशन करके आप वेलोसिटी निकाल करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम आपको ग्राफ दिया है, यानी वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया है, तो वहां का स्लोप या वहां का डिफरेंशिएशन क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो वेलोसिटी टाइम को डिफरेंशिएट करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेलरेशन टाइम में। ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रेशन की बात हम करते हैं, तो इंटीग्रेशन कहाँ करते हैं, जहां पर दो चीजों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन ds को करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, इंटीग्रेशन dy करेंगे तो आपका वेलोसिटी आएगा। यहाँ पर क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, उसका इंटीग्रेट करेंगे तो आप वेलोसिटी टाइम का फंक्शन जनरेट कर पाएंगे। इसी तरह से वेलोसिटी टाइम के फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम को जनरेट कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें जो हमने अभी तक करी हैं उन्हीं को एक समरी के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। जब आप पीछे जो चीजें करते जा रहे हैं उसको दोबारा से यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के वाइसा वर्सा कई जगह पर ये अक्सर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। अब बात आती है कि जब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ना हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, तो वहां पर क्या है, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन यदि चेंज नहीं हो रहा है और कांस्टेंट है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पीछे हम लोगों ने 3 इक्वेशंस जनरेट कर ली। लेकिन यदि एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा हो, तो जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा तो ये जो तीनों के तीनों फॉर्मूले हैं ये आपके अप्लाई नहीं होंगे। इन फॉर्मूलों से आप वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले सवालों को नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे, तो हमारे पास जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उन्हीं का ही यूज करेंगे। यानी वही एक आखिरी रास्ता बचेगा आपके लिए जब आपका मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का नहीं होगा। यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है तो आप इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हो, आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सिंपल एक फॉर्मूला आपको लगता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहां पर भी आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है फिर आप ना तो ये फॉर्मूले अप्लाई कर पाओगे, ना डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वाला। फिर आपके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से सवाल को सॉल्व करने का। ओके, तो हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं और उसको कर देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप एक फॉर्मूले के रूप में भी दे सकते हैं, क्वेश्चन के रूप में भी दे सकते हैं कि इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u, आपका कोई मोशन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, at। एक्सेलरेशन एट एनी टाइम इज at। यहां पर टाइम का टर्म है, यानी टाइम की अलग अलग वैल्यू के साथ में आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग होती जाएगी। तो अब आपको निकालना है कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो वो रिलेशन हम यूज करते हैं जो हमको दिया गया है। क्या दिया गया है कि एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है at। कंडीशन कोई भी हो,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये क्या है, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो जिस टाइम की वैल्यू पुट करेंगे उसी टाइम का आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, या जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, हर समय जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो एक ही फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है जैसे यहां पर, तो हमेशा एक्सेलरेशन का एक ही फॉर्मूला होता है dv बाई dt, जो बेसिक फॉर्मूला है। तो इस तरह से जो dv बाई dt यानी जो एक्सेलरेशन है हमारे क्वेश्चन का वो कितना है, 80। तो dv बाई dt इज इक्वल टू क्या हो गया, 80 हो गया। तो यहां से हम रिलेशन डेवलप कर सकते हैं क्या, कि dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 dt। तो इस तरह से एक नया रिलेशन हमने इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से डेवलप कर लिया। अब आप देख रहे हो दोनों तरफ डेरिवेटिव फंक्शंस हैं, यानी यहां पर यदि हम इंटीग्रेट कर दें तो वेलोसिटी का और टाइम का रिलेशन निकल आएगा, और वही हमसे यहां पर पूछा गया है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली यहां पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब जब इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेट करते समय हम लोग लिमिट लगाते हैं। लिमिट का मतलब क्या होता है, वो कंडीशंस जिसके अंतर्गत, जिसके अकॉर्डिंग हमको अपनी वैल्यूज को निकालना है। किसके अकॉर्डिंग निकालना है, टाइम में क्या चेंज हो रहा है और वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है। तो यहां पर आपको बताया हुआ देखिए कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज यू, यानी जब टाइम t इज इक्वल टू 0 रखेंगे, जब टाइम की स्टार्टिंग वैल्यू t इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या होनी चाहिए, u होनी चाहिए, यानी वेलोसिटी इनिशियल क्या होगी, u। और जब टाइम की वैल्यू t रखेंगे तो फिर कोई वेलोसिटी v हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने लिमिट को पुट कर दिया कि इनिशियल टाइम पर एज पर द क्वेश्चन गिवन, इनिशियल टाइम पर जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी कितनी है, u, और इनिशियल का मतलब होता है टाइम t इज इक्वल टू 0। आफ्टर सम टाइम तो कोई नई वेलोसिटी होगी, तो कितनी होगी, सपोज v होगी, तो v लिख दिया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन dv का मतलब तो v हो गया, लिमिट लगा दिया आपने। इंटीग्रेशन at dt का मतलब, तो a तो जस्ट कोई वैल्यू है, कांस्टेंट है, t आपका वेरिएबल है, तो t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, तो हाफ पीछे आ गया और t स्क्वायर आगे आ गया, और फिर आपने लिमिट लगा दी। इस लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो पहले अपर वैल्यू माइनस फिर इनिशियल लोअर वैल्यू, तो v माइनस यू इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर आप t रखेंगे तो t स्क्वायर रहेगा, 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बना रहेगा, हाफ ए टी स्क्वायर बना रहेगा। और इस तरह से v इज इक्वल टू क्या आ गया, v इज इक्वल टू आ गया u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एक उस मोशन के लिए अपने फॉर्मूले को डेवलप किया जहां पर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, लेकिन जो प्रोसेस है वो वही है जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था, जिनसे हम लोगों ने काइनेटिक इक्वेशंस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as निकाली थी। यानी उसी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से हमने यहाँ पर भी काम किया और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जहां कहीं भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, आपको इसी तरीके से वर्क करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर हम इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लाएंगे और उनको करेंगे, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।